हेलो मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। देन दूसरे वे में हम इसको क्या कह सकते हैं, लैग्रेंजे इक्वेशन फॉर ए होलोनोमिक सिस्टम। क्लियर। जब यहाँ पे हम होलोनोमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम कंसीडर करके चलेंगे होलोनोमिक सिस्टम। ठीक है, तो कंसीडर द मोशन ऑफ ए होलोनोमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो मोशन कंसीडर कर रहे हैं होलोनोमिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास पार्टिकल के होलोनोमिक सिस्टम का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि होलोनोमिक से ही रिलेटेड हमें लैग्रेंजे इक्वेशन बतानी, या इसको हम बोल देते हैं लैग्रेंजे इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं तो पी के पार्टिकल लिया है मैंने, मतलब के की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 सोन एन। क्योंकि हम nth पार्टिकल मतलब एन पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, सोन करके nth पार्टिकल तक आएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये चीज़ तो हमारे पास हमने जो हमें कंसीडर करना था वो कर लिया कि हमने सिस्टम जो हमारे पास पार्टिकल है उसके होलोनोमिक सिस्टम का मोशन कंसीडर किया है। अब इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स पी के इन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स q1 q2 q3 सो ऑन qn, तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है मेरे पास q1 q2 से लेके qn तक, एंड मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, इतना क्लियर। सबसे पहले हमने होलोनोमिक सिस्टम, ठीक है, पार्टिकल्स के होलोनोमिक सिस्टम का मोशन कंसीडर किया। फिर सेकेंड हमारे पास जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। इतना क्लियर। नाउ अब देखो बेटा यहाँ से, नाउ द जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। हमारे पास जनरल इक्वेशन हमने डायनेमिक्स की क्या फाइंड की थी, हमने फाइंड की थी दिस कि समीशन k इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ के इसके एम के डब्ल्यू के, और यहाँ पे दिस इज द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। अब हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ जो हमारे पास है जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है, अगर इसका आप पूरा का पूरा डेरिवेशन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। क्लियर। पर फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू जो होता है वो दे देती हूँ। हमारे पास क्या है, दिस इज द इफेक्टिव फोर्स, दिस इज द इनर्शियल फोर्स, ठीक है, और दिस इज द, ये मेरे पास क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे पास, वर्क। ठीक है, सम, ये सम का हो गया ना, सम ऑफ वर्क ऑफ इफेक्टिव फोर्स एंड इनर्शियल फोर्स ऑन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 या इज 0। इतना क्लियर आ गया। ये होती है मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है, कि मेरे पास जो होता है फोर्स जो होता है वो मेरे पास इक्वल होता है, सॉरी फोर्स नहीं, वर्क। ठीक है, वर्क जो होता है मेरे पास वो क्या होता है मेरे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये एक साथ ले लिया। ठीक है, तो फोर्स देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये मेरे पास क्या होता है, वर्क होता है। तो देखो फोर्स ये हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये हो गया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जो यहाँ से ये वर्क, ये पूरा का पूरा मेरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये पूरा वर्क ही तो हो गया। और यहाँ पे सम, तो सम ऑफ वर्क ऑफ इफेक्टिव फोर्स, इनर्शियल फोर्स ऑन एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। और जो यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है ये हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि जो मेरे पास ये एक्सेलरेशन है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इतना क्लियर। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो हमें जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स का पता चल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर। अब देखो आगे, हेयर एलिमेंट्री वर्क ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस। अब देखो जो एलिमेंट्री वाला वर्क हमने यूज़ किया था वो हमने जो अपना जनरलाइज्ड फोर्सेस का टॉपिक किया था, जनरलाइज्ड फोर्सेस वाला जो, एक मिनट बेटा, जनरलाइज्ड फोर्सेस वाला जो टॉपिक किया था ये हमने जो फोर्स टॉपिक किया था इसमें था ये एलिमेंट्री वर्क। तो आप उसको भी जाके अपना देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट है, ज़्यादा मतलब लॉन्ग नहीं है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे, तो उसी को यूज़ यहाँ पे किया गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हमारे यहाँ तक क्लियर हो चुका है।
अब हम देखेंगे दिस एलिमेंट्री वर्क ऑफ इफेक्टिव फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने एलिमेंट्री वर्क लिखा था दिस डेल ए इक्वल टू, ये मेरे पास समीशन था एफ के डॉट डेल्टा आर के। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ यूज़ हो रहा है, मेरे पास फोर्स वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स क्या हुआ मेरे पास, इफेक्टिव फोर्स एंड देन वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये हो गया, और एक मिनट बेटा यहाँ पे दिस जस्ट देखो, फोर्स ये हो गया मेरे पास और इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास वर्क आ गया। ठीक है, अब ये मेरे पास देखो पार्टिकल कितने, एन पार्टिकल है मेरे पास, तो ये kth पार्टिकल का मतलब फर्स्ट पार्टिकल का भी आएगा, सेकंड का भी आएगा, थर्ड का भी आएगा, सो ऑन करके nth पार्टिकल तक जाएंगे, तो उन सब का सम होगा। तो ये मेरे पास आ गया समेशन। क्लियर, तो दिस इज द एलिमेंट्री, ये मेरे पास देखो यहाँ पे एलिमेंट्री वर्क, ये है मेरे पास यहाँ पे, एक मिनट बेटा, दिस इज द एलिमेंट्री वर्क। क्लियर, तो मेरे पास जो एलिमेंट्री वर्क है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये तो मैं यहाँ से लेके वो वाला पोर्शन था। ठीक है, बट अगर यहाँ से बात करें, इसको चेंज किया था हमने, तो मेरे पास ये आया था। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, ये देखो, ये एलिमेंट्री वर्क है। ठीक है, इक्वल टू समीशन, यहाँ पे मेरे पास क्यू आई आया था, यहाँ पे डेल्टा क्यू आई, ये मेरे पास जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट बन गई थी, और दिस इज द जनरलाइज्ड फोर्स। ओके, और जो इसकी क्यू की वैल्यू थी, क्यू आई की वैल्यू थी, वो मेरे पास क्या थी, दिस समीशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ के, मतलब ये मेरे पास इफेक्टिव फोर्स है, डॉट कर्ल आर के अपॉन कर्ल क्यू आई। तो ये मेरे पास इस क्यू आई की वैल्यू थी। ये पूरा डेरिवेशन मैंने जनरलाइज्ड फोर्स में कराया हुआ है। ये मेरे पास होता है, इसकी हेल्प से फिर हम ये लेके आए थे जहाँ पे ये क्यू आई है, डेल क्यू आई है, क्यू आई की वैल्यू मेरे पास ये है। ये इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इतना क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे बेटा, अब देखो सिमिलरली, अब ये तो मैंने यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, मैंने इसके लिए बात की एफ के, इस इफेक्टिव फोर्स के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे एक फोर्स और है, ये क्या है, इनर्शियल फोर्स, तो इसके लिए भी तो होगा। तो इसके लिए देखते हैं अब, तो इसके लिए भी सिमिलर ऐसे ही होगा। सिमिलरली एलिमेंट्री वर्क फॉर इनर्शियल फोर्स, मैं बोल रही थी ना इनर्शियल फोर्स, ये मेरे पास होता है, दिस इज द इनर्शियल फोर्स, जहाँ के की वैल्यू 1 से लेके n तक। ठीक है, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल है, कैन बी रिटन एज दिस। अब जैसे देखो, मैंने इसको डेल ए, यहाँ पे मेरे पास दिस इज द जो एलिमेंट्री मेरे पास वर्क था, एलिमेंट्री वर्क, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, इफेक्टिव फोर्स। और जब मैं इनर्शियल फोर्स की बात करूँगी, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा मेरे पास पूरा का पूरा इनर्शियल फोर्स सिमिलरली में, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये समीशन सब चीज़ें एज इट इज़ है, माइनस दिस आ जाएगा फॉर इनर्शियल फोर्स के लिए। क्लियर, अब देखो ये एज इट इज़ है सब, इसको क्या मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आई। और जेड आई किस तरीके से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से आएगा, देखो जैसे सेम वैसे आया था वो वाला पोर्शन, जेड आई इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास जो क्यू आई आया था वो देखना, क्यू आई मेरे पास आया था यहाँ पे समेशन के की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके n तक, और यहाँ पे था मेरे पास क्या था, एफ के मतलब इफेक्टिव फोर्स डॉट, और यहाँ पे कर्ल था, सॉरी मैंने डेल बना दिया, तो यहाँ पे कर्ल आर के अपॉन क्यू आई। आप एक बार चेक भी कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में जाके, देखो सेम वही है, कर्ल आर के अपॉन कर्ल क्यू आई, बस एफ के की जो यहाँ पे इफेक्टिव था ये। ठीक है, तो देखो ये सब चीज़ें सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जब मैं क्यू आई था तो एफ ई इफेक्टिव था। ठीक है, बट मेरे पास यहाँ पे क्या है, इनर्शियल है, इनर्शियल है ना, तो इनर्शियल के लिए यहाँ पे जेड आई का यूज़ किया, और जेड आई की वैल्यू यहाँ पे ये आएगी, एफ के था तो क्यू आई, इनर्शियल है तो जेड आई, तो जेड आई की वैल्यू सिर्फ क्या चेंज हुआ यहाँ पे, जब जेड आई लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास
ये आ जाएगा, ठीक है, और सब एज इट इज़। इतना क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो ये मेरे पास जेड आई आया है, क्या दिस, ये जो मेरे पास आया है इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, इसमें क्या किया गया है, जेड आई इक्वल टू दिस पूरा एज इट इज़ है। अब देखो यहाँ पे ये तो मेरे पास एज इट इज़ है, ये भी एज इट इज़ है, दिस इज एज इट इज़, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या लिखा बेटा, हम बचपन से जानते हैं जो मेरे पास एक्सेलरेशन होता है, मैं जनरली लिख रही हूँ एक्सेलरेशन, ए से डिनोट कर रही हूँ, वो मेरे पास क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। और डी वी ये क्या होता है मेरे पास, डी आर अपॉन डी टी। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं ये भी तो लिखती हूँ दिस, क्लियर। ये क्या होता है मेरे पास, वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये आ गया मेरे पास। अब इसकी v की जगह मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो वही चीज़ लिखा हुआ है d अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी और v की जगह दिस। तो मेरे पास एक्सेलरेशन जो होता है वो ये होता है। कैसे आगे यहाँ पे आप एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है डब्ल्यू के दिया हुआ है, एक मिनट, डब्ल्यू के ये दिया हुआ है मेरे पास, तो ये d अपॉन डी टी और v की जगह ये रख दो, आ गया ना। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे आ गई। इतना क्लियर बेटा। अब आगे देखो, इतना करने के बाद अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे माइंड में एक चीज़ आएगी कि डिटर्मिनेंट d अपॉन डी टी, डिटर्मिनेंट नहीं बेटा, d अपॉन डी टी मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अगर मैं इसका कहीं पूरे का डेरिवेटिव ले रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इसका होगा एक बार, ठीक है, फिर एक बार इसका होगा, तो यहाँ पे बीच में है मतलब इसका हो रखा है। तो मेरे माइंड में यहाँ पे आएगा, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं इसका पूरे का डेरिवेटिव करूं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया हुआ कि इस पूरे का माइंड चलाना होता है, देखना होता है कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पूरा का पूरा है, एक मिनट, अपना ये है, ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास मिड में आ रहा है, तो मिड में आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे का डेरिवेटिव हुआ होगा, फिर एक बार इसका हुआ होगा, देन इसका हुआ होगा, है ना। m के मेरे पास मास है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर तो बाहर आ जाएगा। मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी दिस है एंड दिस, तो इन दोनों में से होगा, ठीक है। तो एक बार इसका और एक बार इसका, तो यहाँ पे सिर्फ इसका दिया हुआ है, तो हम अगर पूरे का निकालें और फिर इसका आ जाएगा, देन इसका आ जाएगा, तो फिर मैं इसका निकाल सकती हूँ, ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब देखो कैसे किया, और देख के ज़्यादा कंफर्म होगा, यहाँ से क्लियर हो रहा है, देन मैं यहाँ पे ही बता दूंगी, ठीक है। मैंने इस पूरे का डेरिवेटिव किया d अपॉन डी टी, समीशन m के, ये एज इट इज़ और ये एज इट इज़, d अपॉन डी टी मतलब इस ये एज इट इज़ लिया, ठीक है। अगर मैं देखो इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ तो देखो ये तो स्केलर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। अब मेरे पास है दिस, ठीक है, दिस, तो एक बार फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकेंड, ठीक है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे ये एज इट इज रहेगा, एम ये वाला पोर्शन, देखो यहाँ पे दिस एंड दिस एज इट इज, तो एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, ठीक है, प्लस, ठीक है, और सब एज इट इज। अब क्या है, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। इतना क्लियर। दूसरा, अगर बाय चांस आपको यहाँ से ना शो हो अच्छे से, तो आप इधर देख सकते हो, मैंने इधर भी किया हुआ है, d अपॉन डी टी इस पूरे का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये स्केलर है, ये एज इट इज। एक बार यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड, तो एक बार डेरिवेटिव फर्स्ट का, सेकेंड एज इट इज, क्लियर, सेकेंड एज इट इज। और फिर क्या होगा मेरे पास, ये एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का एज इज डेरिवेटिव। क्या करते हैं जब हम फर्स्ट और सेकेंड वाला करते हैं, एक बार फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज, तो वही चीज़ किया। अब देखो आपको बेटा ये वाला पोर्शन जो है मेरे पास, दिस, ये यही दिख रहा है
एम के डी अपॉन डी टी दिस एंड दिस। तो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी इसकी वैल्यू, ठीक है। ओके, इतना आपको शो हो गया। यहाँ पे देखो इतना शो हो गया ना। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये ही तो है। तो मैं क्या करूँगी, ये है और इधर ये प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू दिस माइनस दिस। तो यही हम पुट कर देंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो जेड आई इक्वल टू ये पूरा का पूरा जो मेरे पास था दिस माइनस दिस। और i की वैल्यू मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेटा, मेरे पास i की वैल्यू जा रही है 1 से लेके n तक। इतना क्लियर? क्यों, मेरे पास जो q1 q2 जो इंडिपेंडेंट्स वाले हैं वेरिएबल, वो मेरे पास कहाँ q1 से लेके qn तक है, ठीक है। तो वो चीज़ ओके, तो इतना क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा बट दिस इज दिस। अब ये क्या लिखा हुआ, ये किस तरीके से किया है, वो चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पे देखना बेटा, देखो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो इनका क्या है, फंक्शन और t, ठीक है। ये मेरे पास इन पे डिपेंड करता है। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में लूँगी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मेरे पास इसका जो ये मैं बता रही हूँ, इसका मतलब होता है मेरे पास डी आर के वेक्टर अपॉन डी टी, यही तो होता है डी आर, ठीक है, इसका टी के रेस्पेक्ट में, ओके, जो वेलोसिटी हम बोल रहे थे। अब देखो ये तो इसका फंक्शन है, तो फिर इसके रेस्पेक्ट में कैसे करें, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका टी के रेस्पेक्ट में, फिर इसका Q2 के रेस्पेक्ट में और Q2 का T के रेस्पेक्ट में, फिर इसका जो है मैं Q3 के रेस्पेक्ट में, Q3 का T के रेस्पेक्ट में, फिर इसका Qn के रेस्पेक्ट में, Qn का T के रेस्पेक्ट में, फिर इसका T के रेस्पेक्ट में, क्योंकि T भी है ना, तो T का T के रेस्पेक्ट में, T का T के रेस्पेक्ट में हम करेंगे जैसे कि dt अपॉन dt। तो दिस इज द 1, तो यहाँ पे करने की नीड भी नहीं है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इतना क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ किया, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर इसका टी के रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर टी के रेस्पेक्ट में, इसका इसके रेस्पेक्ट में, फिर टी के रेस्पेक्ट में। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, अब देखो यहाँ से लेके ये दिस दिस दिस, इनका सबका सम हो रहा है, सम कर दिया। अब ये ऊपर वाला तो मेरे पास सब में सेम है। फिर यहाँ पे कल जो हम पार्शियल डेरिवेटिव करें 1 1 2 2 3 3 n, तो क्यू आई से क्यू आई ले लिया और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 से लेके n तक सबका सम हो रहा है, ठीक है, प्लस दिस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, n और एक ये t है, तो यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। ये वाला सिर्फ हम जो यूज़ करते हैं ओनली 1 वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास y इक्वल टू एक्स हो, ठीक है, या मैं बोल दूँ y फंक्शन हो x का, ये मान लो y फंक्शन हो x का, तो dy अपॉन dx यहाँ पे यूज़, पर एक से ज़्यादा हो तो पार्शियल, ओके दिस। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे क्या किया, जो ये है इसको मैंने क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। क्यों किया वो चीज़ देखो, जब हमने ये यहाँ पे फाइंड किया तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू मेरे पास मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ये मेरे पास कब आएगी वैल्यू, जब मैं इसका क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में करूँगी, क्योंकि जब मैं कहीं पर x होता है और x की ही रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं हम, तो मेरे पास क्या आ जाता है 1, सॉरी डेरिवेटिव, ठीक है 1, एक मिनट बेटा, x के ही रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास क्या आता है 1, तो वही तो चीज़ है, अगर इसका इसके रिस्पेक्ट में करूँगी तो 1 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा, तो इसलिए हमने ये चीज़ फाइंड की है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ये चीज़, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने बताया 0 बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रह जाएगा। पर ये समीशन का क्या हुआ, ये भी तो आना चाहिए। इसका कैसे किया है, ठीक है। तो देखो इसका किस तरीके से किया है, 1 मिनट बेटा। देखो जब मैं i की वैल्यू यहाँ पे क्या 1 पुट करूँ, ठीक है, i की वैल्यू 1, मतलब मैं यहाँ पे जो डेरिवेटिव ले रही हूँ वो डेल q1 डॉट के रिस्पेक्ट में ले रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास अगर आप यहाँ से देखोगे, ये है मेरे पास इसका, ये पूरा का पूरा यही है ना, ये पूरा का पूरा यही चीज़ है जो मैंने नीचे तक निकाली है। और इसका मैंने q1 डॉट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। जब इसका q1 डॉट मतलब यहाँ पे है मेरे पास, q1 डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास ये तो 1 बन जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका q1 डॉट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, दिस, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब और टर्म्स कहाँ गई, देखो बेटा, जब मैं q1 डॉट के रेस्पेक्ट में इनका करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे q1 डॉट के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये तो क्या हो गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो और सब टर्म्स क्या बन जाएंगी 0, सिर्फ वही टर्म्स बचेगी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इतना क्लियर। नाउ अभी एक चीज़ और दिखा देते हैं इसी से। अगर मैं q2 के डॉट के रेस्पेक्ट में करूँ, q2 डॉट के रेस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ पे ये 0, ठीक है, यहाँ से ये 0, ये 0, ये 0, सब 0, सिर्फ ये बचेगा। और इसमें भी इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड दिस, ठीक है। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ वही टर्म बच रही है और सब क्या बन रही है, 0 बन रही है। इतना क्लियर, ये समझ आ गया। तो यहाँ पे सम, ये वाला सम क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे करेंगे बस वही वाली टर्म आएगी। तो ये चीज़ आ गई। अब देखो मेरे पास इसकी वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल गई, दिस, ये है ना, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखो यहाँ पे, अब मैंने करा qi के रेस्पेक्ट में, तो qi के रेस्पेक्ट में करने से पहले यहाँ पे देखना, दिस qi के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ बेटा, यहाँ पे सॉरी ये तो हो गया qi के रेस्पेक्ट में। तो मैंने जो मेरे पास ये r के वेक्टर डॉट ये वाला जो ये है, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे i की जगह j कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आएगा j, यहाँ पे j, तो मैंने यहाँ पे j कर दिया। अब क्यों किया, देखो अगर j की वैल्यू मैं 1 1 रखूँ, 2 2 रखूँ, 3 3 रखूँ तो सेम ही चीज़ आ जाएगी। i में रख लो या j में, हमारे तो बात तो हमारे पास क्या है, मेन ये है कि यही चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हो j। जब मैंने इसको j के उसमें किया, फिर मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे कल अपॉन कल qi के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया, क्योंकि मैंने ना देखो कल अपॉन कल qi के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, इसलिए मैंने यहाँ पे j लगा दिया कि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जब qi के रेस्पेक्ट में किया तो मेरे पास ये चीज़ है, यहाँ पे दिस, ये चीज़ है, तो ये समीशन दिस एज इट इज़, ठीक है। अब ये मेरे पास सब चीज़ें एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, इसका कल अपॉन कल qi के रेस्पेक्ट में करना, कल अपॉन कल qi। तो यहाँ पे देखो बेटा, कल अपॉन कल qi, तो मेरे पास स्केयर हो जाएगा ये, तो ये आ गया यहाँ पे दिस स्केयर, कल qi कल qj और सब चीज़ें एज इट इज प्लस, ठीक है। अब इसका भी कल अपॉन कल qi, तो कल कल क्या हो जाएगा, स्केयर कल qi, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, यहाँ से कैसे आया। अब देखो आगे, इतना तो हो गया मेरे पास, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने ये चीज़ ले दी। अब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये कैसे किया हमने। जब मैंने इसको निकाल के देखती हूँ, जब मैंने इसको निकाला, अब देखो मेरे पास जो आर के है वो मेरे पास किस किस का फंक्शन है, q1 से लेके qn और t का, तो ये भी फंक्शन होगा उसका, ठीक है। तो मैं इसका d अपॉन dt कर रही हूँ, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले होगा q1 के रेस्पेक्ट में q1 का, t के रेस्पेक्ट में
इसका होगा Q2 के रेस्पेक्ट में, फिर Q2 का T के रेस्पेक्ट में, इसका होगा Q3 के रेस्पेक्ट में, फिर Q3 का T के रेस्पेक्ट में, सो ऑन करते चल जाएंगे। फिर N के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो फिर N का T के रेस्पेक्ट में, और लास्ट में इसको T के रेस्पेक्ट में और T का T के रेस्पेक्ट में, वो आ जाएगा मेरे पास 1। सेम वही प्रोसेस किया है जो हमने उसे निकालने में किया था R पोजीशन वाले को, ठीक है, इसको निकालने में किया था ना जो, सेम वही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, इसका पहले Q1 के रेस्पेक्ट में, Q1 का T के रेस्पेक्ट में, इतना आ गया मेरे पास। अगर इसको मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं बेटा तो कैसे लिखूंगी, देखो समीशन लगा दिया मैंने, ठीक है, समीशन लग गया। अब यहाँ पे जब देखेंगे हम, देखो कल स्केयर सब में कल स्केयर है, तो कल स्केयर आर के वेक्टर हो गया अपॉन यहाँ पे QI सब में सेम है। अब देखो यहाँ पे 2 2 और जो मेरे पास यहाँ पे 1 वाला होगा 1 1, ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो 2 2 यहाँ पे और 3 3 यहाँ पे, n यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे j लिख दिया, j यहाँ पे, j की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करी, इतना आगे समझ। फिर कल स्केयर और कल t ये आ गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू क्या मेरे पास यही आई है, हाँ देखो चेक कर लो बेटा, सेम वही वैल्यू आई है, तो इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यही आ गई। अब यहाँ पे देखना बेटा, मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल गई, देन इसकी वैल्यू निकल गई, यहीं से तो निकली है, देखो इसकी तो ये आ गई और इसकी मैंने अभी आपको बताई ये आ गई, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पुट कर दूँगी। अब पुट करने के बाद ये सब सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये सब सेम रहेगा, इसकी जगह वो आ जाएगा, तो वही चीज़ हमने की है, सब सेम है, इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे ZI d/dt, अब इसको मैंने पूरे को पोर्शन को लिख दिया मैंने कल T/कल QI डॉट, और इसको लिख दिया कल T/कल QI। अभी देखो यहाँ पे इसकी जगह दिस और इसकी जगह दिस, अब ये कैसे लिखा वो बताते हैं। देखो यहाँ पे वेहर T = 1/2 और दिस। अब बेटा आपने हमारे पास एक चीज़ होती है क्या, देखो T = काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, और v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे kth पार्टिकल की बात चल रही है, तो kth वाले पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास तो पार्टिकल 1 से लेकर n तक है, तो इसलिए यहाँ पे समीशन कर दिया कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी, और फिर उन सब का टोटल जो मेरे पास मेन काइनेटिक एनर्जी है वो आ गई, क्लियर। तो यहाँ पे हमने, एक मिनट बेटा, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, कैसे आई, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे kth की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये भी मास भी मेरे पास क्या हो जाएगा m, और kth की बात चल रही है तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन, इतना क्लियर। तो वही चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में मेरे पास n पार्टिकल है, तो पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हर एक पार्टिकल को वो करके होगा ना, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, सो ऑन nth पार्टिकल, ठीक है, वो चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पीछे जो इक्वेशन आई है, मेन चीज़ तो वो है कि वो कैसे आई है, वो चीज़ देखो, T है मेरे पास, अगर मैं इसे मैंने QI के रेस्पेक्ट में क्यों किया, देखो यहाँ पे QI के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, QI डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए किया। तो मैंने आपको यहाँ पे QI के रेस्पेक्ट में करके दिखा रहे हैं, QI डॉट के रेस्पेक्ट में, ओके। तो जब मैं इसका करूँगी तो 1/2, ठीक है, ये एज इट इज़, m की मेरे पास स्केलर है तो ये एज इट इज। अब देखो इसका होगा, तो जब भी हम करते हैं जैसे मैंने किया x² का, तो मेरे पास इसका 2x हो जाता है ना, तो वही इसका करेंगे तो 2 आगे और इसका, ठीक है, और फिर इसका QI के रेस्पेक्ट में, कितना क्लियर। फिर जब इसके रेस्पेक्ट में करेंगे सेम चीज़
2 आ गया ये एज इट इज, और इसका क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से, देखो इसको मैं यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दूंगी, इससे ये कैंसिल कर दूंगी, तो मेरे पास समीशन एम के और दिस बचा और समीशन एम के दिस बचा। तो आप चेक कर सकते हो क्या यही है, देखो समीशन एम के दिस, समीशन एम के और दिस, ठीक है। तो इस पूरे की जगह मैंने वो वैल्यू रख दी जो मेरे पास आई है और इसकी वैल्यू ये रख दी। अब आ गया ना समझ, जेड आई किसके इक्वल, और ये मेरे पास क्या है इक्वेशन नंबर 4। अब हम आगे करते हैं, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखो आगे, जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स गिव्स। अब देखो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन थी बेटा वो यही थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी मेरे पास यही थी। अब मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, प्लस साइन यहाँ पे माइनस एक साथ ले लिया, और इसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है, इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये क्या है मेरे पास, ये किसके इक्वल टू है मेरे पास, डेल ए मतलब एलिमेंट्री वर्क, ठीक है। और ये क्या है, इसके इक्वल है, ठीक है। दिखा देती हूँ कहाँ पे है, देखो ये चीज़ मेरे पास, एक मिनट, ये नहीं ये वाला है, ठीक है, ओके। और यही शुरू में मैंने आपको, इतना क्लियर हो गया, ओके यहाँ तक। अब इनकी वैल्यू मेरे पास क्या थी, क्यू आई और डेल क्यू आई के रिस्पेक्ट में ये थी, और इसकी ये थी, अब माइनस था यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ से समीशन कॉमन, ठीक है, और यहाँ से ये डेल क्यू आई कॉमन, और रिमेनिंग मेरे पास बचा क्यू आई माइनस के जेड आई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है बेटा, वो चीज़ ध्यान से समझना। Since the coordinate qi are independent, तो this gives this। अब देखो मेरे पास qi जो है वो इंडिपेंडेंट है, और ये क्या बन रहा है मेरे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये किस तरीके से बन रहा है, देखो अगर मैं i की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये आएगा, 2 पुट करूँ तो ये आएगा, 3 पुट करूँ तो ये आएगा, n पुट करूँ तो ये आएगा, इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्या है, li, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन में बने तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट जब हम बात करते हैं बेटा, जैसे मेरे पास क्या हो गया, c1 x1 प्लस c2 x2 सो ऑन करते करते cn xn इक्वल टू 0। तो ये li कब होता है, जब फॉर ऑल ci इक्वल टू 0, मतलब जितने भी ci हैं सबके सब क्या हो मेरे पास इक्वल टू 0। अगर ये li है मेरे पास दिस, ठीक है, और ये सब li हैं, तो ये ci तो हो गए, ये है li, डेल Q1 डेल Q2 ये सब li है, तो मेरे पास इनके जो ci हैं वो इक्वल टू हो जाएंगे 0, ठीक है, आगे समझ। तो इक्वल टू 0, जब ये इक्वल टू 0 हो जाएंगे बेटा, तो इनको जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, QI माइनस के डेल QI इक्वल टू 0, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके n तक, इतना क्लियर। ये माइनस दिस इक्वल टू है, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, तो QI इक्वल टू ZI। एक मेथड तो बेटा ये हो गया। दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्या है वो देखो, मेरे पास क्या है, यहाँ से समीशन था, ठीक है, और यहाँ पे था QI माइनस के ZI, ठीक है, और I की वैल्यू मेरे पास 1 से लेके n तक, और क्या था साथ में, डेल QI, डेल QI इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास किसी का सम इक्वल टू 0 है, तो इस पूरे का सम अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंडिविजुअली ये 0 हो, तभी तो पॉसिबल होगा। सबके सब 0 होंगे तभी तो उनका सम 0 आएगा। एक भी नॉन 0 हुआ तो मेरे पास, जैसे यहाँ पे सब 0 एक 1 है तो 1 आ गया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। एक भी नॉन 0 हुआ तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता सम। तो इसका मतलब अगर इसका सम 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब ये सब के सब क्या होंगे, 0 होंगे। इतना क्लियर। अब देखो मेरे पास जो डेल QI है, मेरे पास दिस इज द आर्बिट्रेरी,
आर्बिट्रेरी। अगर ये आर्बिट्रेरी है और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है 0, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब मेरे पास ये 0 हो। क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू रखते हैं, मतलब उनका जो मन करता है वो, जैसे कि लाइक इंडिपेंडेंट ही तो है क्यू आई, ठीक है। तो उनका मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, उनकी अपनी मर्जी है, वो जो चाहे वो वैल्यू रखे, तो वो यही है। तो अगर ये आर्बिट्रेरी है, मतलब अपनी इसकी मन चाही वैल्यू है, तो ये तो 0 बन नहीं सकता, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है 0, तो इसका मतलब ये 0 होगा, तभी ये प्रोडक्ट क्या आई होगी मेरे पास 0। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। इतना हो गया, 2 चीज़ बता दी मैंने, दोनों में से जौन सी आपको आसान लगे उससे करना। अब देखो मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब मैं यहाँ पे देखूँ पीछे, 1 मिनट प्रीवियस कर देते हैं। यहाँ पे जेड आई दिस इक्वल था, तो जेड आई मेरे पास अब किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे क्यू आई के। तो उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में मैं जेड आई की जगह क्यू आई रख दूँ और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन होगी बेटा, these are known as the Lagrange equation of second kind in independent coordinates। क्लियर। तो यही हमारे पास मेन टारगेट था कि हमें लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड फाइंड करनी थी, ठीक है, वो चीज़ हम कर चुके। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट में जो इक्वेशन आती है, इसको ही हम बोलते हैं लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है, ठीक है। और जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।